हेलो स्टूडेंट्स, हम फॉरेस्ट चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 17। और प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है कि ओमनिवर्स, स्पेंजर्स, कार्निवर्स, हार्बिवर्स और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कि फॉरेस्ट जो है वो इकोसिस्टम में किस टाइप से काम कर रहे हैं। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम फूड चेन की बात करेंगे कि फूड चेन क्या होता है और प्लांट्स और एनिमल्स जो है कैसे इंटरडिपेंड होते हैं एक दूसरे पर, और डिफॉरेस्टेशन टॉपिक रीड करेंगे और फूड वेब। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फूड चेन में क्या होता है, जैसे जो डियर है वो क्या खाती है, ग्रास खाती है। ठीक है। और वो क्या होगी, जो घास खाते हैं उनको बोलते हैं हम हार्बिवोर। ठीक है। उसके बाद उसको कौन खा रहा है, उसको कौन प्रे कर रहा है, कोई दूसरा, जिसको बोला गया है कार्निवोर। ठीक है। जो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कार्निवोर। तो हार्बिवोर्स जो हैं उनको कौन खा रहे हैं, कार्निवोर्स। ठीक है। उसके बाद कार्निवोर्स को कौन खा रहे हैं, ओमनिवर्स। तो मतलब क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, और एक इस टाइप की क्या बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं। सो रीड कर लेते हैं। द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर कनेक्टेड इन द इकोसिस्टम। जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में अपने खाने के लिए इकोसिस्टम में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। वेयर वन ऑर्गेनिज्म इट्स अनदर विच इन टर्न इज ईटन बाय द थर्ड वन। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। ठीक है। दूसरे जीव को खा रहा है और वो जीव जो है तीसरे जीव के द्वारा खाया जा रहा है। मतलब एक उसको खा रहा है, फिर सेकंड वाले को थर्ड खा रहा है। ठीक है। फर्स्ट वाले को सेकंड खा रहा है, थर्ड जो है सेकंड वाले को खा रहा है। तो एक सीक्वेंस सी बन रही है, इस सीक्वेंस को बोलेंगे फूड चेन। दिस सीक्वेंस इन विच अ प्रोड्यूसर इज इटन बाय अ हार्बिवोर एंड द हार्बिवोर इज प्रेड अपॉन बाय अ कार्निवोर इज कॉल्ड अ फूड चेन। ऐसी सीक्वेंस जिसमें प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, हार्बिवोर। ठीक है। प्रोड्यूसर इज ईटन बाय आ हार्बिवोर, और हार्बिवेर जो हार्बिवोर है उनका कौन शिकार कर रहा है, कार्निवोर्स। ठीक है। जैसे बकरी है, बकरी घास खा रही है। ठीक है। बकरी किसको खा रही है, घास। और उस बकरी को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। तो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। बकरी किस पर डिपेंड है, ग्रास पर, और वो लॉयन जो है वो किस पर डिपेंड है, उस बकरी पर। ठीक है। मतलब एक चेन बना रहे हैं, खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अ डियर ईट्स grass and is eaten by herbivore and the herbivore is preyed upon by a carnivore is called a food chain। मतलब हार्बिवोर जो है प्लांट्स पर डिपेंड है। ठीक है। और कार्निवोर किस पर डिपेंड है, हार्बिवोर पर, उनको अपना शिकार कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल में जैसे पीछे दिखाया था ऐसे ही दिखाया। अ डियर ईट्स ग्रास एंड इज इटन बाय लोन। जो डियर है उसको किसके द्वारा खाया जा रहा है, वो क्या खा रही है, घास खा रही है, और उसको कौन शिकार बना रहा है, अपना लोयन, टाइगर और लियोपार्ड। हेयर ग्रास इज प्रोड्यूसर। यहाँ पर जो घास है उसको हिरण खा रहा है। ठीक है। वो घास क्या हुआ, प्रोड्यूसर। ठीक है। जो डियर प्राइमरी कंज्यूमर, जो डियर है उसमें क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, जिसको क्या बोला गया, हार्बिवोर। एंड लोयन और टाइगर सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो लोयन और टाइगर हैं वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, जिनको क्या बोला गया है, कार्निवोर। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ, डियर। ठीक है। उसके बाद दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फूड चेन। एक सिंपल फूड चेन का एग्जाम्पल दिखा दिया इन्होंने। ठीक है। इन बिगर फूड चेन आ कार्निवोर इज फर्दर इटन बाय अनदर बिगर कार्निवोर। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम बड़ी सी चेन की बात करें, बड़ी सी फूड चेन की बात करें, तो जो कार्निवोर है जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है। जो कार्निवोर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको फर्दर खाया जाता है। ठीक है। उसको फर्दर शिकार बना लिया जाता है, किसके द्वारा, बिगर कार्निवोर के द्वारा, जो इनसे बड़े होते हैं। ठीक है। बाय अनदर बिगर कार्निवोर, जिनको बोला गया टेरसरी कंज्यूमर। टेरसरी का मतलब होगा तीसरी स्टेज पर आता है, जो सेकेंडरी का मतलब होगा सेकेंड स्टेज पर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रास होपर, जैसे उन्होंने बोल दिया ग्रास होपर होते हैं। ठीक है। जो किस पर होते हैं, प्लांट्स पर होते हैं, प्लांट्स से अपना खाना प्राप्त करते हैं। जो ग्रास होपर होते हैं वो किससे खाना प्राप्त करते हैं, अपना प्लांट्स से। और जिनको क्या कौन खा लेता है, ग्रास होपर को कौन शिकार बना लेता है, फ्रॉग। ठीक है। तो ग्रास होपर किसको खा रहे हैं, प्लांट्स को, और ग्रास होपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। फर्स्ट कंज्यूमर कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला ग्रास होपर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा हुआ, फ्रॉग। और अगर फ्रॉग को कोई जैसे चील वगैरह वो खा लेती है, ठीक है, तो चील क्या हुई, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है। उसके बाद हम फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे कि फूड वेब के होते हैं। फूड चेन पढ़ लिया हमने कि एक जो है दूसरे को खा रहा है। ठीक है। और दूसरा जो है तीसरे के द्वारा खाए जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे का खाना बन रहे हैं वो। फूड वेब में क्या हुआ,
देयर आर यूनिक इंट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप्स विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। एक इसमें यूनिक सी इंट्रैक्शन होती है, जीवों के बीच में यूनिक सी इंट्रैक्शन होगी, रिलेशनशिप होगी। मतलब वो क्या करेंगे, एक से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। द एनर्जी वंस प्रोड्यूस्ड एंड कैप्चर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनर्जी को सबसे पहले तो प्रोड्यूस किया जाता है किसी माध्यम के द्वारा, उसके बाद उसको अलग अलग जीवों में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फूड चेन में सिंपल था, ठीक है, फूड चेन में सिंपल था। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी जैसे जाली होती है, जाल टाइप, इस टाइप की बनेगी इसमें कंडीशन। दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज टर्म एज द फूड वेब। इस एनर्जी के ट्रांसफर को ही क्या बोलेंगे हम, फूड वेब। इन केस वन फूड चेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड द अदर फूड चेन इज देयर टू सपोर्ट द एनिमल्स ऑफ नेक्स्ट फीडिंग लेवल। अब एक फूड चेन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दूसरी फूड चेन में, ठीक है, एनिमल्स की जो फीडिंग लेवल है उसको उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे घास को बकरी खा रही है, बकरी जो है किसी और का शिकार बन रही है, ठीक है, फिर जो बकरी को खा रहा है वो भी किसी और का शिकार बन रहा है, फिर लास्ट वाला वो किसी और का शिकार बन रहा है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक जाल सा बना लेते हैं। घास को कोई बकरी थोड़ी खाती है, गाय भी तो खा रही है, ठीक है, और हिरण भी खा रहा है। मतलब क्या है, ये एक जाल सा बना दिया, बकरी भी खा रही है घास को और वो भी खा रहा है और ये भी खा रहा है। मतलब वो प्लांट तो एक है, सपोज करो प्लांट तो एक है, बट उसको खाने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, और जो सेकंड उस पे लेवल पे आएगा उनको भी खाने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एक फूड वेब बना देगी, एक जाल बना देगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स जो है एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, कैसे होते हैं। वी ऑल नो दैट ह्यूमन्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर वेरियस रीजन। जैसे कि हम सभी जानते हैं ह्यूमन्स जो है वो किस पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स पर। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर मैनी रीजन्स इन एन इकोसिस्टम लाइक अ फॉरेस्ट। द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डिपेंडेंस इज द फूड चेन। इकोसिस्टम में जैसे फॉरेस्ट हो गया, जो मेन कॉन्सिक्वेंस बोला जाएगा वो डिपेंडेंस का, वो क्या होगा, फूड चेन। फूड चेन मतलब किसी न किसी चीज़ से हमें फूड मिल रहा है और वो उसके बाद फूड क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। हेयर प्लांट्स कंज्यूम डिकेड मटेरियल फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर नरिशमेंट एंड आर कंज्यूम बाय प्लांट ईटिंग एनिमल फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ पर जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं डिकेइंग मटेरियल को, ठीक है। किस में से करते हैं, जो प्लांट है, प्लांट्स को हम कुछ भी देंगे, जैसे खाद वगैरह डालते हैं, पानी देते हैं प्लांट्स में, तो वो कहाँ देते हैं हम, सॉइल में। सॉइल से ही उनको नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। एंड आर कंज्यूम बाय प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। उसके बाद जो प्लांट है, प्लांट को भी कौन खा रहे हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं, किसके लिए, अपने जीने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए। द कार्निवोर दैन कंज्यूम द लोअर एनिमल ऑफ द फूड चेन फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल। अब जो कार्निवोर है, जैसे जो प्लांट ईटिंग एनिमल है वो क्या खा रहे हैं, प्लांट खा रहे हैं। जैसे हिरण हो गया, वो क्या खा रहे हैं, प्लांट खा रहे हैं, और उस हिरण को कौन खा रहा है, कार्निवोर, ठीक है। कार्निवोर किसको खा रहा है, उस हिरण को। हिरण क्या है, लोअर एनिमल्स, उससे लोअर स्टेज में आ गया ना, हार्बिवोर बोलता है जिसको। तो व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म पेरिश दे विल डिकम्पोज एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सॉइल विच कैन अगेन बी कंज्यूम बाय प्लांट्स। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का शिकार हो जाता है, ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होकर गल सड़ के वो किसका पार्ट बन जाता है, सॉइल में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। मान लो कोई भी जीव मर गया, उसके बाद क्या होगा, उसका जो अवशेष होगा, जो बची हुई चीज़ होगी, वो किस में मिल जाती है, किसमें, मिट्टी में, ठीक है। और मिट्टी में मिल के मान लो कोई नया सबस्टांस बनाएगी जिसको ह्यूमस भी बोला गया है, वो किसके द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है, प्लांट्स के द्वारा। दिस साइकिल कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन दिस वे, ठीक है। अब जो साइकिल है वो लगातार चलता रहता है इस टाइप से। अपार्ट फ्रॉम फूड डिपेंडेंस देयर एग्जिस्ट आर रिप्रोडक्टिव डिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जैसे फूड डिपेंडेंस से अगर हम अलग बात करें तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव डिपेंडेंस भी जो है प्लांट्स और एनिमल्स से पर ही डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल बीज आर द मेजर कैरियर्स ऑफ पोलन विच इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन फ्लावर्स। जैसे मधुमक्खी होती हैं, ठीक, पीछे प्लांट वाला केस भी पड़ा था। जो प्लांट है, फ्लावर है, मान लो फ्लावर में क्या होता है, बीजों का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जिससे नए बीज बनते हैं। एंथर, और एंथर से पोलन में ट्रांसफ़र होता है। अब वो ट्रांसफ़र भी किसी के द्वारा होता होगा, या तो मान लो आप एनवायरनमेंट की बात कर लो कि हवा से वो ट्रांसफ़र हो रहा है, एंथर से पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, ठीक है।
सिग्मा पर। बट हम दूसरी भी बोल सकते हैं ना, मान लो अगर बीज हमारा हेल्प कर रही है, कुछ जीव भी हमारा हेल्प करते हैं, ठीक है, इन पोलन्स को ट्रांसफर करने के लिए कुछ बीज भी हेल्प करते हैं, कुछ जीव भी हेल्प करते हैं पोलिनेशन करने के लिए, जिसमें नए प्लांट्स, नए बीज बनते हैं और प्लांट्स जो है उनको रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में। सो ये भी जो है बीज जो है वो भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में और पॉलिनेशन में, ठीक है। The bees also obtain the nectar of flowers as their nourishment, thereby establish a symbiotic relationship within themselves। जो बीज हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वो भी फ्लावर से क्या क्या प्राप्त कर रही है, रस, ठीक है। फ्लावर्स से क्या लेती हैं, वो रस लेती हैं, मतलब बीज भी किस पर डिपेंड हो गई, फ्लावर्स पर, फ्लावर्स के रस पर, ठीक है। मतलब नरिशमेंट करने के लिए, खाना प्राप्त करने के लिए वो क्या होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम पॉलिनेशन डिफरेंट एनिमल्स हेल्प इन प्लांट रिप्रोडक्शन बाय एक्टिंग और कैरियर्स ऑफ सीड्स। अगर पॉलिनेशन से हट के बात करें, कुछ एनिमल्स जो हैं वो भी रिप्रोडक्शन में, प्लांट की रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। किसको ट्रांसफ़र, किसको कैरियर्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करके, सीड्स की, ठीक है। मान लो कोई भी एनिमल है, उसने कुछ फल खाया और उस फल का जो बीज है वो कहीं दूसरी जगह पर जाके गिरा दिया उसने, ठीक है। अब वो जो बीज है, अगर उसको सही टेम्परेचर मिला, सफिशिएंट एरिया मिला, तो वो क्या होगा, वहीं पर ग्रो कर जाएगा, वहीं पर ही प्लांट बन जाएगा वो, ठीक है। प्लांट का रिप्रोडक्शन हो जाएगा वहीं पर। सो मतलब एनिमल भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सो नेक्स्ट है द फ्लोरा इन द फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प्स एस्टेब्लिश अ प्रोटेक्शन अराउंड एनिमल्स लिविंग विद इन दैम। द प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड बोथ विद इन एंड आउटसाइड द इकोसिस्टम। जो फ्लोरा होते हैं फॉरेस्ट में, फ्लावर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एनिमल्स जो आसपास के एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। आसपास के जो एरिया है, मान लो बीज हैं, जो मधुमक्खियाँ, वो क्या करती हैं, रस पर डिपेंडेंट है फ्लावर्स की। मतलब जो फ्लोरा है वो फॉरेस्ट में, वो भी क्या कर रहे हैं, आसपास की एरिया में जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन में मदद कर रहे हैं। दिस प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड बोथ विद इन द आउटसाइड द इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, trees and large bushes help protect animals from their predators by providing a camouflage। अब जैसे ही बोल दिया, जैसे ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं और झाड़ियाँ होती हैं, वो एनिमल्स की मदद करते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स के शिकारी होते हैं, जो शिकार करने वाले होते हैं एनिमल्स को, एनिमल्स क्या करते हैं, उनमें छुप जाते हैं जाके, ठीक है। तो ट्रीज और जो लार्ज बशेस जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, एनिमल्स की मदद कर रहे हैं, उनके को शिकार होने से बचाने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होता है जैसे आसपास का एरिया साफ कर देते हैं, जंगल की कटाई बोलते हैं जिसको। डिफोरेस्टेशन इज़ द मोस्ट डिवेस्टिंग एनवायरमेंट इशू। अभी आज की कंडीशन में जो डिफोरेस्टेशन है वो इतने हाई लेवल पे हो चुका है कि जिससे क्या होगा, अगर मान लो जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो किसका ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या ज़्यादा बढ़ रहा है, CO2 का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, जीना जो है मुश्किल हो जाएगा इंसानों के लिए, ठीक है। मतलब जंगलों की कटाई जो है वो क्या है, बहुत ही भयानक इशू ही बन चुका है, ठीक है। दिस occurs when the forests are converted to non-forest areas for agriculture and road construction purpose। अभी एक ऐसा प्रोसेस है डिफोरेस्टेशन में क्या होता है, फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, नॉन फॉरेस्ट एरिया में, क्या करके, अपने पर्पस के लिए। वहाँ पर खेती करने लग जाते हैं फॉरेस्ट को साफ करके, या फिर कोई रोड बना देते हैं और रोड की कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो मतलब क्या करें, जंगलों को साफ कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। सिंस द 1960s ओवर हाफ ऑफ द फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन हैव बीन डिस्ट्रॉयड। 1960 तक जो है काफ़ी सारा जो एरिया है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था फॉरेस्ट का, ठीक है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एन अबोट टू मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है, उसमें क्या काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी बसी हुई है लोगों की, ठीक है। मतलब जो फॉरेस्ट है ना, वहाँ पर भी जो है लोग जो है काफ़ी सारे बसे होते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हैज़ बीन प्रोटेक्टिंग दिस फॉरेस्ट फॉर मैनी 50 years। Most of the forest in Europe has also been destroyed by disease, forest fires, insects, livestock and other human activities। अब काफ़ी सारे फंड भी किए जा रहे हैं, 50 सालों से ज़्यादा हो गया, ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए काफ़ी सारे फंडिंग की जा रही है। और यूरोप की बात है, जो यूरोप है उसमें काफ़ी सारे जो है, जैसे ट्रीज़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो उससे जो है काफ़ी सारी डिसीज़ का जन्म हो रहा है,
ठीक है, डिजीज़ का जन्म हो रहा है, फॉरेस्ट वहाँ पर फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारी का जो लाइफ स्टॉक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो सारी ख़त्म हो रही हैं अगर फॉरेस्ट जो है बहुत ही कम होते जा रहे हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम फ्रॉम डिफोरेस्टेशन। अगर मान लो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं तो CO2 का कंजप्शन जो प्लांट्स कर लेते थे, जो ट्रीज़ को अब अपना खाना बनाने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, CO2 की। अगर वो CO2 को एब्जॉर्व नहीं कर रहे हैं तो CO2 का लेवल क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, ज़्यादा हो रहा है, जो बहुत ही खतरे की बात है हमारे लिए भी, जिससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है, ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। सो द अर्थ्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। अब अर्थ का टेम्परेचर मानो CO2 का लेवल अगर ज़्यादा होगा एरिया में, ठीक है, अगर प्लांट्स कटिंग कर रहे हैं तो CO2 का लेवल क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, क्योंकि प्लांट्स ही CO2 को जो है एब्जॉर्व करते हैं। तो जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। अब जो ज़्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो है खतरे में आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि खाना नहीं मिल पा रहा है, लैक ऑफ फूड है, और उनका जो हैबिटेट है, निवास स्थान है, जो जंगलों में रहते हैं वो भी छीनना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्योजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, किस किस कारण से डिफोरेस्टेशन होता है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए क्या करते हैं, जंगलों को साफ करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। क्या करते हैं, जंगलों को साफ कर देते हैं और वहाँ पर क्या करने लग जाते हैं, खेती करने लग जाते हैं। उसके बाद लाइव स्टॉक रेंचिंग, लाइव स्टॉक रेंचिंग में है जैसे कुछ पशु पालते हैं तो क्या करते हैं, पशु पालने के लिए आसपास के एरिया को, जंगल को साफ कर देते हैं और वहाँ उनको ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं, चराने के लिए ले जाते हैं। जो वेस्ट एरिया होता है फॉरेस्ट का उसको क्लियर कर देते हैं और क्या करते हैं, अपने कैटल्स को क्या करने लग जाते हैं, ग्रेजिंग करने लग जाते हैं। तो क्या होगा, उससे भी जो है प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही, मान लो कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होंगे और उन्हीं को ग्रेजिंग कर लिया गया उन पशुओं के द्वारा, तो वो प्लांट्स तो बड़े होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इससे जो है पशुपालन से भी क्या हो रहा है, ये भी एक कारण है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन का। उसके बाद है लॉगिंग, फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड टू कलेक्ट लॉग्स ऑफ वुड फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए लकड़ियों के जो बड़े बड़े वुड लॉग्स होते हैं उनको कट कर लिया जाता है, ठीक है, मीन्स लकड़ी को काटा जा रहा है, जो क्या है इलीगल होता है। मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज प्रोजेक्ट, कुछ जो है को अपने पर्पस के लिए, नदियाँ बनाने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या, इन दिस प्रैक्टिस अ पीस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट इज क्लियर बाय बर्निंग टू कल्टीवेट क्रॉप्स। अब क्रॉप्स को, अपनी फसलों को उगाने के लिए क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होगा, जंगलों को क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, साफ करके उनको जंगलों के आसपास के एरिया को जला के साफ कर दिया जाता है और वहाँ पर जो है फसलें उगा ली जाती हैं। ओवर पॉपुलेशन, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनके जो यूज़ हैं, जो डिमांड है उनकी, वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर स्पेस एंड रिसोर्स। जैसे इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन तो क्या हो रही है, स्पेस के लिए भी जगह की भी डिमांड हो रही है और रिसोर्स की भी डिमांड हो रही है, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन भी एक रीज़न है किसका, डिफोरेस्टेशन का। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट होंगे, फॉलोइंग आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन फेस्ड बाय द वर्ल्ड। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, मतलब जिस एरिया में, आसपास के एरिया में लोग भी रहते थे, वहाँ पर जानवर भी जो रहते थे छिपकर, वो जो है सारी खत्म होती जा रही है। मतलब अगर हम जंगलों को काट रहे हैं तो जो अगली न्यू जनरेशन आएगी उनको उन पशुओं का पता ही नहीं चलेगा। सो 80% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन फॉरेस्ट। जो 80% जो है जैव विविधता वो कहाँ पाई जाती है, फॉरेस्ट में। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन प्रैक्टिस देयर इज अ ग्रेट रिडक्शन इन द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा चलती जा रही है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बहुत कमी हो रही है प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज़ में। तो एक खतरे का कारण ही है। अगर कोई स्पीसीज़ मान लो ख़त्म होती जा रही, मान लो जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, उनको क्या हो रहा है, उनका शिकार किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब जो न्यू जनरेशन आएगी उनको ये भी नहीं पता होगा कि लोइन क्या होता है, टाइगर क्या होता है, उनको कुछ पता नहीं लगेगा। मतलब वो क्या आ रहे हैं, खतरे में आते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, द ट्रीज मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब जो
ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है और एनवायरनमेंट को भी क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। कौन सी गैस को ऑब्जॉर्व करके, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या करती है, एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, जिससे रहना जो है पॉसिबल नहीं होने का। तो क्लाइमेट चेंज जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखते हैं। अगर लगातार डिस्ट्रक्शन होता रहा फॉरेस्ट की कटिंग होती रही तो कोई भी रेगुलेशन नहीं होगा टेम्परेचर में, ठीक है। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जैसे फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं तो जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ही लैक में आ जाते हैं, बहुत ही कमी में आ जाते हैं, ठीक है, जो एक बड़ा रीज़न हो गया, ये इफेक्ट होता है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। फ्लड्स भी अगर बाढ़ आ रही है, वो मान लो जैसे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हो गया रेंस के द्वारा तो उसको क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो एब्जॉर्व कैसे होगा वो पानी एक्स्ट्रा, तो फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, रिवर्स में ज़्यादा पानी भर जाता है और वो आपके आसपास के घरों में भर जाता है, जिससे रहना जो है वो दूभर हो जाता है। वाटर पोल्यूशन क्या होगा, द ट्रीज होल्ड्स द सॉइल फर्मली, जो ट्रीज हैं अब वो सॉइल को क्या करके रखते हैं, फर्मली, मजबूती से बांध के रखते हैं। जैसे जैसे ट्रीज को उखाड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा उनको, तो न्यूट्रिएंट्स तो गए, और एग्रीकल्चर जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हम खेतों में जैसे पानी देते हैं जो प्लांट्स में, और उनमें जो केमिकल्स डालते हैं वो किस में जाके मिक्स हो जाएंगे, वाटर उसके सॉइल के थ्रू वाटर में, जिससे वाटर क्या होगा, पोल्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ रूल और लॉज ओबे करने होते हैं डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। सो अ सेट ऑफ रूल्स और लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू कर्ब द अनकंट्रोलेबल कटिंग ऑफ ट्रीज। कुछ रूल्स और लॉज बना दिए जाते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, ट्रीज की कटिंग को कंट्रोल करने के लिए। कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी बैंड। मान लो अगर कहीं एरिया पर ज़्यादा पेड़ पौधे को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को खराब किया जा रहा है, तो वो क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पीपल को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ट्रीज जो है वो उगाने चाहिए। उसके बाद उनको अवेयर किया जाता है डिफॉरेस्टेशन के बारे में कि अगर आप जंगल को काटोगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, जिससे रहना जो है इंसान को वो दूभर हो जाएगा, ठीक है। सो हाउ कैन वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम फॉरेस्ट और जो जंगली जीव हुआ उनको कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स दिए हुए हैं यहाँ पर। सो पर रीड कर लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन नीड्स टू बी कंट्रोल्ड और होपफुली स्टॉप्ड। डिफॉरेस्टेशन को हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और होपफुली इसको क्या करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। फ्यूल वुड एंड टिम्बर शुड बी यूज्ड वाइजली एंड नॉट वेस्टेड। जो फ्यूल वुड जैसे लकड़ियाँ काट लेते हैं उनको जलाते हैं घर पर, ठीक है, तो वो वाइजली यूज़ करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए कि लकड़ी को काट रहे हैं और ऐसे ही उसको जमा कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह नहीं करना चाहिए, मीन्स यूज़ ही करना चाहिए उसको। फॉरेस्ट फायर नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एंड डैमेज कंट्रोल मेजर्स नीड टू बी टेकन एट द राइट टाइम। अब जो जैसे कई बार जंगलों में आग लग जाती है तो उसको भी मॉनिटर करना चाहिए, उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। एवरी ईयर्स लैक्स ऑफ द ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर। प्रत्येक साल में हम क्या बोल सकते हैं, जो लाख की संख्या में जो ट्रीज होते हैं ना वो फॉरेस्ट फायर में जल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे 2018 में हुआ था, जो कैलिफोर्निया में हुआ था, सबसे बड़ी आग लगी थी जंगलों में, ठीक है, और उससे जो है आसपास की प्रॉपर्टी भी गई और कुछ लोगों की लाइफ भी चली गई थी। मेजर्स एंड इंटरेस्ट नीड टू बी चैनल्ड टुवर्ड्स रिग्रोइंग ट्रीज एंड increasing the land cover for forest. Reforestation and afforestation need to be promoted throughout the world. मतलब कुछ ऐसे चैनल्ड भी बनाने चाहिए हमें कि ताकि जो है लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके डिफॉरेस्टेशन के अलोंग। Proper forest management bodies need to be enforced to monitor wildlife actions and update on the latest. Care and habitations need to be provided to extinct species and efforts need to be taken to save them for becoming extinct. अब ये बोला गया कि हमें मैनेजमेंट सही रखनी चाहिए, जो वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीव है उनको भी क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, कुछ एक्सेप्शन बनाने चाहिए ताकि जंगली जीवों को भी बचाया जा सके और जो जंगल है उनको भी बचाया जा सके। और केयर और हैबिटेशंस जो है वो क्या हमें जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं, जो जंगलों में जो कुछ स्पीसीज़ रहती हैं हमारी जो बहुत ही डेंजर में है, उनको क्या करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, जितने भी टॉपिक्स कराए हैं इनको अच्छी तरह से रीड करना है। ओके, थैंक यू।